नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में, जिसमें मैं हूं आपके साथ सोनम। जिसमें हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर उन्हीं से जुड़े विशेषज्ञों के साथ। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पर, बीमारी तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसे शरीर के नुकसान पर जो कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे आने वाली जिंदगी में बहुत घातक साबित हो जाता है। बचपन में जब हम देखते हैं कि बच्चा दुबला है तो उसे खिला पिलाकर हम मोटा करना चाहते हैं। मोटे बच्चे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, हम सब कहते हैं कि ये बच्चा बहुत स्वस्थ है, बहुत हेल्दी है, लेकिन वही मोटापा आगे चल के बीमारी में तब्दील हो जाता है। तो किस तरह से इस मोटापे को कम करना है, इसके और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये सब हम जानेंगे कानपुर शहर के जाने माने ओबेसिटी सर्जन डॉक्टर शिवांशु मिश्रा जी से। सर, स्वागत है आपका। सर, अभी तो जो मैंने आपका इंट्रो दिया एज एन ओबेसिटी सर्जन दिया, लेकिन आपके नाम के पीछे बहुत सारी डिग्रियां हैं। हमने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, जानकारी ली है, तो पता चला है कि आपने लगभग 17 साल हमारे कानपुर से दूर रहकर इस मोटापे की सर्जरी के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की है। आपने इस मोटापे की सर्जरी पे कई सारे प्रकाशन भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आपके बारे में। थैंक यू सोनम जी, एंड थैंक यू टू द जेएमडी चैनल। और जैसा कि सोनम जी ने कहा, यस, मैं 16.5 साल, 17 साल नहीं, 16.5 साल के बाद मैं कानपुर अपने अपने प्रदेश में आया हूँ। आई वॉज इन यूके फॉर 3 years, और उसके पहले मैंने बेरेट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी पे ही अध्ययन किया है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी तक मैंने तीन किताबें जो कि सिर्फ और सिर्फ बेरिएट्रिक, मेटाबॉलिक और डायबिटीज सर्जरी पे मैं पब्लिश कर चुका हूँ, और मोर देन 22 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कर चुका हूँ सिर्फ बेरिएट्रिक और मेटाबॉलिक डायबिटीज सर्जरी पे। और जहाँ रही डिग्री की बात, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी हाईलाइट करने वाली बात है। डिग्रियाँ आगे पीछे लगा सकते हैं, बट ये है कि जो मैंने अध्ययन सिर्फ और सिर्फ, मैं बेसिकली एक GI सर्जन हूँ, गैस्ट्रो सर्जन हूँ, लेकिन मैंने गैस्ट्रो सर्जरी से हटकर मैंने सोचा नहीं, वो एक एरिया और वो एक सब स्पेशलिटी मैं स्पेशलाइज करूं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि एक जैसा सोनम जी ने बताया कि बड़ा एक सुख संपन्न है, हम बढ़िया हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जैसा बेरिएट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी, जैसा मोटापा एक जननी है, एक नहीं, कम से कम सैकड़ों बीमारियों की, जो हम सब इस चैनल द्वारा आप सबको बताना चाहते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, BP हो गया, थायराइड हो गया, बांझपन, इनफर्टिलिटी हो गया, घुटनों में दर्द, आपके कमर में दर्द हो गया, इवन कई प्रकार के कैंसर बताएंगे। हम आगे चर्चा करेंगे सर इस पे। सर, सबसे पहले जो एक थॉट आता है दिमाग में ओबेसिटी को लेकर, मोटापे को लेकर, तो लोग मोटापे को पहली चीज तो बीमारी के रूप में लेते नहीं है। अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन के नाम से उनको बहुत डर लगता है, और मोटापे को एक कॉस्मेटिक सर्जरी लोग मानते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है, जो हमारे आम लोगों के मन में आता है, वो ये है कि कॉस्मेटिक सर्जरी और मेटाबॉलिक ओबेसिटी सर्जरी में क्या अंतर है, और इससे क्या क्या चीजें हैं जो रिकवर की जा सकती हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी और बेरिएट्रिक सर्जरी, देखिए, बेरिएट्रिक, दे आर टोटली 2 डिफरेंट बॉल्स, मतलब दूसरी अलग बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कॉस्मेसिस, जो कि आप बोलते हैं पेट कम करना, मेरा बस पेट निकला, बाकी सब ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपको पेट बाहर निकला है, लेकिन अंदर आपके शरीर में कितने वेसल्स में फैट कितना जमा हुआ है, हार्ट की नसों में, किडनी की नसों में, इवन पैनक्रियाज, जिसके कारण आपको डायबिटीज़ होता है, BP होता है, जो कि आप किडनी से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें आपकी बेरिएट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी से ही ठीक हो सकती है। दैट इज़ वाई बेरिएट्रिक सर्जरी का दूसरा नाम है मेटाबॉलिक सर्जरी, अगर आप देखें। और ये कोई नई सर्जरी नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेसिस जो है, जो कि दुबलापन है, ये एक सेकेंडरी आउटकम है, और ये ऐसा आउटकम है जो कि आपको एक परमानेंट निदान है। अगर आप बोले मोटापा है, कोई जना अगर 70 किलो का है उसकी बॉडी की हाइट के अनुसार, तो अगर उसकी 100 किलो है, 110 किलो है, 97 किलोज है, तो जो आपका 25 से 30 किलो ओवरवेट है, तो ये आपका एक परमानेंट इलाज है कि आपका जो 70 किलो होना चाहिए विद गिवन टाइम एंड गिवन प्रोपोर्शन आपका कम हो जाएगा। और कॉस्मेसिस, यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपका पेट और सब कुछ विद टाइम खत्म होगा, और साथ साथ इसके जितनी भी बीमारियां साथ साथ जुड़ी हैं मोटापे से संबंधित, ये सब एक बार में क्योर हो जाएंगी, खत्म हो जाती हैं जी। तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी लोग डायबिटिक हैं, हाइपर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है और मोटापा है, बहुत
कोलेस्ट्रॉल है, जी। जो लिपिड प्रोफाइल डिरेल्ड है, इन सब का तो कहीं ना कहीं इसका कारण मोटापा भी होता है। कहीं मेन कारण वही मोटापा है, ही मेन होता कारण है। है, आप देखते होंगे। एंड वी कैन नॉट जस्ट कोरिलेट कि भाई आपका जो खान पान, हम बोल जैसे हम बता रहे हैं जी। कि कई लोग आते हैं कि अब आपने भी देखा होगा कि कई लोग देखते हैं कि भाई हम तो खूब खाते हैं जलेबी, खस्ता, कचौड़ी, जो भी आपका बिल्कुल। समाज में, बिल्कुल। लेकिन दुबले पतले बने रहते जी। हैं। और कुछ लोग थोड़ा बहुत ही खाते हैं, दे आर, उनको बड़ा बोलते हैं लग गया खाना। हाँ। तो हम लोग मिथ्या है, हम लोग के दिमाग में है कि हर चीज हम लोग खाने से रिलेट करते हैं, जो कि एकदम गलत है। हमारे अंदर जो प्रक्रिया है, जो बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, BMR जिसे कहते हैं, दैट डिटरमाइंस कि आप पतले हो कि मोटे हो। तो ये कारण है कि खाना तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ, जो लोग जंक फूड ज़्यादा करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो कि हम बोलेंगे हमें नहीं करना चाहिए। और जो भी प्रॉपर क्वालिटी ऑफ फूड लेना चाहिए। साथ साथ आपका जो बॉडी इनबिल्ट है, जो मेरा है, आपका है, किसी और का, XYZ का, हम सबका एक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट वो डिफरेंट होता है। अगर जिसका कम होता है, जैसे थायराइड मरीजों का, और जो कि उनमें मोटापा होने की संभावना ज़्यादा है, उनसे संबंधित जो बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा है। सर, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सर्वे के अनुसार ये सामने आया है कि कोविड से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें मोटे लोगों की संख्या ज्यादा थी। बिल्कुल। तो इसका क्या खास कारण है? देखिए, ये मैं इस चीज़ में प्रकाशित डालना चाह रहा हूँ कि हम सब जानते हैं, इतना हम कोरोना काल 6-7 महीने हो गए, हम सब इतने ज़्यादा ग्रसित हैं। एवरीबडी इज़ नाउ लिविंग विद द न्यू नॉर्मल। बिल्कुल। अब क्या होता है, देखिए लोग, आप सबको मालूम होगा कि कौन कौन से जो ग्रुप हैं जो ससेप्टेबल हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि एक हॉस्पिटलाइजेशन में। अब तो सरकार ने अध्यादेश दे दिया कि भाई होम क्वारंटाइन। शुरू में क्या, भाई बीमार हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने में दिक्कत है, खांसी, बुखार है, तो हाँ हॉस्पिटल में भी ICU में जो लोग परिवर्तन होते हैं, जो ICU में जाते हैं, अब वो कैटेगरीज कौन सी? जैसे हम लोग जानते हैं कि एजेड लोग हैं, जैसे बूढ़े हैं, या जो स्मोकर्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आप सब ने सुना होगा, ये सब प्रूवन फैक्ट्स हैं। अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और इवन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ ओबेसिटी, ये सब अब हम लोग ये स्टडीज से जाना गया है, जो कि इवन जो मोटे लोग हैं, इन लोग में भी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, और इनमें जो सांस लेने में जो बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसे कहते हैं हम लोग, इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई वुड से कि जो ICU में जो परिवर्तन जो होते हैं, जो मरीज जो कोविड इन्फेक्टेड हैं, जो ICU में जाने वाले जो सब ग्रुप हैं, वो ओबीस में कम से कम 12 से 15% ज़्यादा लोग होते हैं, जो कि नॉर्मल संख्या, जो कि नॉर्मल एक फिट हेल्दी बॉडी बीइंग के होते हैं। नॉर्मल की अपेक्षा में हाँ, ज़्यादा है वो लोग कम से कम मोटापे से ग्रसित हैं। जी सर, अगर आजकल के हमारे युवाओं की बात की जाए, जैसा कि हमारा जो यूथ है, कहीं ना कहीं जंक फूड, स्मोकिंग, ड्रिंक, ये सभी कुछ में वो इंटरेस्ट लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम आती है ओबेसिटी से रिलेटेड। तो वो ऐसी कई संस्थाओं में जाते हैं जहां पर उनको दवाइयों के द्वारा या मेडिकेशन के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइपोसेक्शन भी शायद होता है, उसके द्वारा उनके मोटापे को कम करने की गारंटी दी जाती है, और युवा उस तरफ चले भी जाते हैं। तो एज एन डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये किस हद तक सही है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? ये एस्पेक्ट है कि नोबडी इज रॉन्ग इन देयर ओन वे। एवरी, जिनको हम बोले अगर अच्छी डाइट अगर कोई हम सलाह कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, करना चाहिए। दवाइयाँ हैं, बिल्कुल है, अगर करना चाहिए, लेकिन हर दवाइयाँ कोई भी ऐसी चीज़ एक बोलते ट्रेडमार्क नहीं है, कोई जो FDA अप्रूव्ड नहीं है, जो कि मोटापा कम कर सके। मैं आपको बता दूं, ये सब एक मिथ्या है और एक मतलब एक गलत चीज़ है जो कि बताना। किसी भी पेशेंट को या कोई भी एकमात्र ड्रग, 1 या 2 ड्रग ही होती हैं जो मेडिसिन जो बोलते हैं, जो कि FDA अप्रूव्ड हैं, जो कि WHO द्वारा प्रमाणित हैं, जो कि मोटापे को कम करती हैं। जैसे कि ऑर्लिस्टैट है, ये लाइपेज और पैंक्रेटिक लाइपेज को बढ़ाती है, एंजाइम्स को, जिससे फैट आपका पिघलता है। येस, दिस इज वन ऑफ द ड्रग दैट इज FDA अप्रूव्ड। कुछ इंजेक्शंस होते हैं, जैसे विक्टोसा हो गया, जो कि GLP-1 एनालॉग होते हैं, जो कि पैनक्रियास में जाके इफेक्ट करते हैं और आपका शुगर लेवल के साथ साथ मोटापा भी कम करते हैं। यस, इसका एक प्रमाण है, एंड दैट इज रिकमेंडेशन। देखिए, आई टॉक ओनली रिकमेंडेशंस, और मैं बता रहा हूँ कि आपका 6 से 8 किलो अगर आपका ओवरवेट है, 10 किलो ओवरवेट है, यस, आप प्रॉपर डाइट से, एक्सरसाइज से, और हम बोल रहे हैं ये अगर मेडिकेशंस लें तो यस, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, यू डोंट हैव टू। और यस, हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे बोला, योगा हो गया, मेडिटेशन, एवरीबडी हैज इट्स एवरीथिंग हैज इट्स ओन रोल, और ये कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई मरीज
हम बोल रहे हैं 30 किलो या 40 किलो अपने बॉडी हाइट के अनुसार से ऊपर है जी। और उसको मतलब या बीमारी है या नहीं बीमारी है, तो इसका एक डेफिनेटिव क्राइटेरिया है कि वो मरीज कौन कौन से जो कि बेरिएट्रिक सर्जरी के लिए जो जाया जाए। और रही बात लाइपोसक्शन की, लाइपोसक्शन इज जस्ट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि आपकी जो पार्ट फैट है उसको आपको पिघल करके निकाल देते हैं। दिस इज, ये कोई भी अंदर पेट के आपका कुछ काम नहीं करते। और उसमें क्या है, आपका स्टैट आपका टेम्पररी, बस ये टेम्पररी 6 से 8 किलो कम हुआ और जहां आपने खत्म हुआ 1.5-2 महीने में आपका दुगना आपका बढ़ जाएगा और उतना ही फैट आपका बढ़ जाएगा। ये कोई परमानेंट निदान नहीं है जी। और रही बात आपकी, देखिए बेरिएट्रिक सर्जरी जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो इसका इंडिकेशन कौन कौन से लोगों को इंडिकेटेड है बेरिएट्रिक, सब लोगों को इंडिकेटेड नहीं है। अगर हम लोग देखें कोई भी आदमी या औरत जिसकी जो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, आपका हाइट है, फॉर एग्जांपल हम गौर बनाइए आपकी हाइट जैसे 160 सेंटीमीटर है, हम बोले फीट से 160 सेंटीमीटर है सोनम जी, तो आप मोटा मोटा, हम बोले घर बैठे बैठे, हम आपको कोई साइंस नहीं समझा रहे हैं, आप बैठे बैठे घर में समझ सकते हैं कि अपना पता लगा सकते हैं कि आप लोग किस कैटेगरी में हैं। तो अगर आप 160 सेंटीमीटर हैं, आप 100 माइनस कर दीजिए उससे, 100 माइनस मतलब 160 माइनस 100 कर दीजिए, तो आपका जो आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए मैडम, तो दैट शुड बी अराउंड 60 to 65 किलोज, मतलब मोटा मोटा। अगर आपकी बॉडी के हिसाब से आप सोचिए 80 किलो है या 90 किलो है या 95 किलो है, तो वो कितना ओवरवेट है, एक्सेस वेट जिसका आप कैरी कर रहे हैं आप। अगर आपका वो बीएमआई के द्वारा कैलकुलेट कर, बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, आपका जो वजन है केजी में, वजन किलोग्राम में, डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर आपकी हाइट है 1.6 आपकी वो है मीटर स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 1.6, तो बीएमआई वो कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स आपका 30 के ऊपर है, 20 से 24 अगर बीएमआई, तो आप हेल्दी हैं, यू आर वेरी हेल्दी, नीड नॉट टू डू एनीथिंग। 24 से 28 बीएमआई है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, और 28 से 30 होता है प्री ओबीस, मतलब जैसे प्री डायबिटिक, प्री ओबीस जाने वाले हैं। हाँ। 30 के ऊपर यदि होता है 30 से 35 तो यू आर डेफिनेटली ओबीस, और 30 से 35 क्लास 1, 35 से 40 क्लास 2 और क्लास 3 होता है 40 के ऊपर जी। तो जो इंडिकेशन ऑफ बेरिएट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी होती है, अगर 30 बीएमआई के ऊपर है और आपके साथ कोई बीमारी जुड़ी है, जैसे शुगर है या बीपी है, आपको खर्राटे खूब आते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जो खर्राटे खूब लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या बांझपन है, या आप कुछ और से रीजंस हैं, तो आपको इंडिकेटेड है बेरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। और यदि आपके 35 बीएमआई के ऊपर है, अगर आपका कोई बीमारी है भी नहीं है, तो यू आर अ प्योर कैंसर। सर, सर्जरी को लेके लोगों के मन में वैसे ही बहुत सारी चीजें रहती हैं। जैसे नॉर्मली भी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी के पित्त की थैली में पथरी है और वो उसका ऑपरेशन करवाने जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर से होता है वो ये होता है, डॉक्टर साहब हम खाना खा पाएंगे ना, हम चिकनाई खा पाएंगे, हम ये खा पाएंगे, वो खा पाएंगे, सबसे पहला सवाल यही होता है। तो कहीं ना कहीं बैरिएट्रिक सर्जरी को लेकर भी सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि हमारे तो पेट काट के निकाल देंगे तो हम तो खाना ही नहीं खा पाएंगे। तो एज अ सर्जन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये बात सही है इस मायने में। मैं आपके क्वेश्चन को 2 आंसर्स में बोलूंगा जी। पहली बात जैसे गॉल ब्लैडर सर्जरी, इट इज एनी सर्जरी, कोई भी सर्जरी, गॉल ब्लैडर सर्जरी हो या अपेंडिक्स हो, हम सर्जरी तभी करते हैं जब आपका मेडिकल इंटरवेंशन या डाइट इंटरवेंशन फेल हो जाता है, पहली बात। और रही बात जो आप बोल रहे हो साइड इफेक्ट की, खान पान, जो गॉल ब्लैडर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। पहली बात, मैं फर्स्ट टाइम लैप्रोस्कोपिक सर्जन, उसके बाद में बेरिएट्रिक सर्जन हूँ, तो मैं इस माध्यम से बोलना, कोई भी लैप्रोस्कोपिक, खासकर चाहे गॉल ब्लैडर हो, चाहे आंतों की सर्जरी हो, चाहे पेट की, ऐसा कोई रीजन नहीं, ऑपरेशन नहीं है जो आपको खराब कर दे। ऑपरेशन इज मेंट टू मेक यू बेटर रादर देन मेक यू वर्स। तो आप हर चीज कर सकते हैं, एंड यस, तभी एक स्पेशलिस्ट सामने आता है, जो कि एक सर्जन आता है या सुपर स्पेशलिस्ट काम आते हैं, जैसे हम लोग आते हैं। रही बात बेरिएट्रिक सर्जरी की, आपने पहले बोला पेट काट देते हैं जी, ये मैंने ऑब्जर्व किया, आपने, ये गलत बात है कि पेट काटना, देखिए होता है, बेरिएट्रिक सर्जरी जो होती है कम से कम 8-10 प्रकार की होती है, जो कि वर्ल्ड वाइड करी जाती है। ऐसा नहीं है कि हर पेट सर्जरी में आपका पेट निकाल दिया जाए। यस, एक सर्जरी होती है जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, उसमें क्या है, स्टमक क्या है, बैक का आपका थैला है, थैला जो कि एक अनवांटेड थैला है, जो कि एक समय के साथ साथ करके इतना बड़ा हो गया, जो कि होना चाहिए इतना। तो हम क्या करते हैं, जो वो जो मैडम ने बताया कि यहाँ स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में एक पार्ट जो आपका हिस्सा है जो कि अनवांटेड है, एक्स्ट्रा पार्ट जो नहीं वांटेड है, वो बाहर करके वो जो भी दूरबीन द्वारा निकाल देते हैं, ये एक पार्ट हुआ। कई प्रकार की सर्जरीज, अलग प्रकार की सर्जरीज होती है, जैसे रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास हो गया, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हो गया, डुओडेनोजेजुनल बाईपास हो गया।
सिंगल एनास्टोमोसिस ड्यूडेनलियोस्टमी, देयर आर सो मेनी, मैं आपको इसमें इसका ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि उतना पार्ट जितना होना चाहिए पेट का वो रखेंगे, और जो आपकी जो बॉवेल है जाके आते हैं जिसमें आपका फैट अब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग बाईपास कर देते हैं, ताकि आपका जो फैट जमा हो रहा है जब भी आपका फैट अब्जॉर्ब वो फैट ना हो, और आपका खाना एक बाईपास रास्ते से जाके आपके लैट्रिन के रास्ते जाके निकल जाए। और इसका एक और रीज़न है कि आपका वजन क्यों कम होता है। वजन होता है, हम 3-4 रीजन बता रहा हूँ कि जैसे आपने खाना खाया, आप जितना छोटा आपको भूख लगेगी सर्जरी के बाद, लेकिन जो एक कुछ सेंटर्स होते हैं जिसमें हार्मोन्स होते हैं, जैसे ग्रेलिन कुछ हार्मोन होते हैं जो कि आपको क्रेविंग करते हैं आपको कि भाई चलिए चाट पकौड़ा खा लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें। तो आपका ये जो सर्जरी के बाद जो क्रेविंग होगी, भूख लगना अलग चीज होती है, क्रेविंग अलग चीज होती है। भूख लगेगी लेकिन क्रेविंग जो एक्स्ट्रा चटर मटर खाने की वो चीज हट जाएगी। आप फॉर एग्जांपल 3 रोटी खाते हो, आपका 1-1.5 रोटी में पेट भर जाएगा, और जो भी आप खाओगे 1-1.5 रोटी भी, वो इतनी जल्दी आपका बर्नआउट होगी, जो कि बोलते हैं जो मैंने बोला बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो वो इतनी जल्दी बर्नआउट होगा कि 30 से 50 गुना टाइम्स आपके जो हार्मोन्स हैं जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं, ऑक्सिनटोमोडुलिन हो गया, न्यूरोपेप्टाइड वाई, इतना ज्यादा हम लोग वो बढ़ जाते हैं बेरिएट्रिक सर्जरी के, आपकी जो खान पान जो खा रहे हैं वो बहुत जल्दी बर्न पचाने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो ये इतने सारे रीजंस हैं आपके, जो कि आपका प्रोपोर्शनेटली आपका धीमे धीमे करते करते आपका हर वीक 3 से 4 किलो हर वीक हफ्ते करते करते 6 महीने से लेके 1 साल तक आपका वजन कम होता रहेगा। और कब तक कम होता रहेगा? जब तक आपकी बॉडी हाइट के अनुसार आपका हो जाएगा, कम उससे कम नहीं होगा जी। जितना होना चाहिए आपका वैसा हो जाएगा विथ गारंटी। सर अभी आपने जो बताया कि आपको भूख लगेगी 1 से 1.5 रोटी खाने की, उस पे लोगों का ये सवाल आता है कि फिर तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम बहुत दुबले हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हमको कमजोरी आ जाएगी। तो क्या वो 1 से 1.5 रोटी या जो भी खाने की क्षमता है शरीर को उतनी ही जरूरत होती है? बिल्कुल उतनी ही आवश्यकता है जी। हम लोग अपनी जो अभी जितनी आवश्यकताओं से अधिक खाते हैं, और जितना आपकी बॉडी में वाकई में आवश्यकता है, ऑलरेडी आपका स्टोर्ड है फैट। ये आपका स्टोर क्या करेगी? ये आपका फैट ऑलरेडी, हम बोल रहे हैं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम भूखे हैं और हम कुछ कर रहे हैं। आपको पर्याप्त खाना खा सकते हैं, पेट भर के खाना खा सकते हैं, आपको खुद ही नहीं मन करेगा कि हम खाना खाएं। और अब ऐसा नहीं, हम तो बोल रहे हैं बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद हम तो बोलते हैं मरीजों से कि आप ज्यादा खाओ, यू कैन टेक मोर फ्रीक्वेंटली। अगर आप, हम बोलते हैं आजकल, हम लोग बोलते हैं आजकल के नवयुवक कि आज डाइटिंग कर रहे हैं, या हम लोग डाइटिंग में क्या कर दिया, हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया या लंच नहीं किया। ये डाइटिंग जो धारणा है एकदम गलत है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे आप बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा कर रहे हैं और आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। हम तो बोलेंगे आप भले ही 3-3 घंटे में खाओ, हम 2-2 घंटे में खाओ थोड़ा थोड़ा। ईट क्वालिटी फूड इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, तो ये एक बेसिस है, और आप सब कुछ खा सकते हैं इवन आफ्टर बेरिएट्रिक सर्जरी। बिल्कुल सर, हम अपनी चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं अपनी बेरिएट्रिक से जुड़ी चर्चा पर। कानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी ज्योति शुक्ला ने यह साबित करके दिखा दिया कि अगर इरादे बुलंद हों और मन में समाज के प्रति कुछ कर दिखाने की लगन, तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। पहले तो हम कैंप में इनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें इनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में हम झालर, इलेक्ट्रॉनिक झालर बनाना सिखा रहे हैं, मेहंदी लगाना सिखा रहे हैं, ब्यूटिशियन में मेकअप सिखा रहे हैं, हेयर स्टाइल सिखा रहे हैं, और सिलाई में ब्लाउज़, डिज़ाइनर ब्लाउज़ है और पैंट शर्ट, क्योंकि पुरुषों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो जब ये सीख जाती हैं तो अब ये अपना जो सामान बनाती है उसका हम एग्जीबिशन लगाते हैं। एग्जीबिशन से क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि अपने हिंदुस्तान में, अपने कानपुर में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो माननीय मोदी जी ने ठानी है, उसके लिए हम लोग निकल पड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनका सामान लें,
इनको आत्मनिर्भर बनाएं, इनका हौसला बढ़े, इनका घर चले। जब ये इलेक्ट्रॉनिक झालर या मेहंदी लगाना या ब्यूटिशियन सीख जाती हैं तो हम इनको झालर बनाने का ऑर्डर देते हैं और इनका वीडियो बनाते हैं। आप मीडिया के मार्फत से हम लोगों तक ये सूचना पहुंचाते हैं ताकि जो हम इनको रॉ मटेरियल दे रहे हैं इसके बाद इनको बनवाई भी देते हैं। इसके बाद हम इन्हीं की झालर सेल कराते हैं बहुत अच्छे रेट पर। हमारे प्रवासी मजदूर लौट कर आए हैं, जितनी भी मतलब गांव में बेरोजगारी बढ़ी है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए और कैसे आम लोगों को, आम जनमानस को आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उनको गांव स्तर पर रोजगार दिलाया जाए, उसके उपलक्ष्य में जो सपोर्ट फाउंडेशन कार्य है वो बहुत ही उत्तम है। मेरी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग नए सफलता के परचम और फहराएँ और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट फाउंडेशन जितना अच्छा कार्य कर रही है उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए ये फाउंडेशन इतना अच्छा कार्य कर रही है कि जिसकी इतनी ज़्यादा सराहना होनी चाहिए और लोगों को इससे प्रेरणा मिल रही है कि वो लोग भी इस तरह के कार्य करें। मैं पुनः इस फाउंडेशन को बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। जिला कारागार कानपुर नगर में सपोर्ट फाउंडेशन की तरफ से जो है आप जैसे लोग महिलाओं को इंडिपेंडेंट या आप ये कह लीजिए कि जो है सिलाई कढ़ाई या तमाम जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको आप सिखा करके, प्रशिक्षित करके इनको आत्मनिर्भर बना रही हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इंसान की जिंदगी में गुजरा महज एक वाकया या हादसा उसे कुछ इस तरह से झंझोड़ के रख देता है कि वह ताउम्र उससे उभर ही नहीं पाता। ऐसे ही एक हादसे के बाद हमारे साथ में मौजूद सपोर्ट फाउंडेशन की अध्यक्ष ज्योति शुक्ला जी का मन कुछ इस प्रकार बदला कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा के नाम लिख दी। अब चाहे वो महिला सशक्तिकरण के मामले हों या यातायात जागरूकता के कार्यक्रम, इन्होंने समाज सेवा के हर क्षेत्र में अपना स्तंभ स्थापित किया है। तो ज्योति जी, हम ये जानना चाहेंगे कि वो ऐसा कौन सा वाकया या हादसा था जिसने आपकी जिंदगी का रुख पूरी तरह से समाज सेवा की ओर मोड़ दिया। कोई कुछ सालों के पहले की बात है कि हमारे ही पड़ोस में एक लड़के की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके घर पर कोई भी और दूसरा व्यक्ति नहीं था जो कमा सके, घर चला सके और इकलौता वारिस था। आप सोचिए कि उस माता पिता के दिल में क्या गुजरी होगी कि एक जवान लड़का उनकी आंखों के सामने गुजर जाता है। उस हादसे को लेकर मेरे दिल में इतना झंझोरा कि इस तरह के अगर दुर्घटनाएं बहुत से ऐसे, मुझे तो अभी पड़ोस की बात थी तो पता चला, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, बहुत से ऐसे चिराग होते हैं जो बुझ जाते हैं एक जरा सी लापरवाही से। अगर वो लापरवाही हम लोगों को सिखाएं, अगर लोग जागरूक नहीं हैं, आगे आके मैंने इसमें अपना कदम बढ़ाया और लोगों को समझाया कि अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका घर सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। आप हेलमेट का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सीट बेल्ट का भी यूज़ करें चाबरैया वाहन में। और हेलमेट का यूज़ अगर हम करते हैं तो अगर सड़क पे हम गिरते भी हैं बाइक से तो हमारे सर पे चोट नहीं आएगी, एक हादसा होने से रुक जाएगा और बहुत से ऐसे घर हैं जो बच जाएंगे। बस यही उद्देश्य लेके मैंने जागरूकता अभियान चलाया ट्रैफिक का। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, हमने ये भी सुना है कि दिव्यांगों और महिला सशक्तिकरण के अलावा आपने यातायात जागरूकता फैलाने में प्रशासन की बहुत मदद करी है। तो क्या आप उसके अलावा उसमें हमें थोड़ा सा विस्तार से बता सकेंगी? जी, जब मैं ये
लाई जागरूकता अभियान। तो एसपी ट्रैफिक उस समय पे सुशील कुमार थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और उन्हें बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि उस टाइम पे कोई महिला अगर आई है जागरूकता को लेकर ट्रैफिक, तो सोच सकते हैं कि महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। उसके अलावा एक ऐसी महिला है जो पूरे कानपुर में पहली बार ट्रैफिक जागरूकता का अभियान चलाया। अभी तो बहुत लोगों ने चालू भी कर दिया था उसके बाद से, लेकिन प्रशासनिक हेल्प मुझे बहुत मिली है। एडीजी साहब हो, एसएसपी साहब हो या कि एसपी ट्रैफिक साहब हो, सभी ने हमें सपोर्ट किया है। समय समय पे उन्होंने मुझे बोला भी है कि आप ट्रैफिक जागरूकता का कार्यक्रम कीजिए। जी, और इसी के साथ हमने सुना है कि आप स्वदेशी को लेकर बहुत जागरूकता फैला रही हैं, क्या उसके बारे में भी आप हमें कुछ बता सकेंगी? जैसा कि कोविड-19 को लेके बहुत सारे घर उजड़ गए हैं, बहुत सारे परिवार बिखर गए हैं, बहुत सारे लोगों के पास खाना नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, खाने को नहीं है और यहाँ तक कि काम नहीं है। तो उस तकलीफ़ों को देखते हुए मैंने मन में सोचा, और उधर माननीय मोदी जी ने एक टीवी पे अपना एक अभियान चलाया था जो कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उन्हीं के सपनों को लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ और महिलाओं को आगे लाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लगातार मैं कैंप का आयोजन कर रही हूँ। उन्हें अगर सिलाई नहीं आती तो मैं उनको सिलाई सिखाती हूँ। इसके अलावा कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे महिला को सिलाई आती है तो वहाँ एक कैंप लगा के मैं उसको रोज़गार भी दे देती हूँ कि वो वहाँ पर महिलाओं को सिखाए और पैसा भी कमाए। इस तरह से हमारा जगह जगह पर बहुत जगह पे अभियान चल रहा है। अभी आने वाले कल में उसका भी आयोजन करने जा रहे हैं। जो क्राफ्ट सामान बनाया है, सिलाई का सामान बनाया है, झालर बनाई है, उसका 15 तारीख को हम आयोजन करने जा रहे हैं और उसका पूरा बाकायदा मोती झील में हम इसका ऑर्गेनाइज करेंगे। जहाँ हो सकेगा, अगर संभव होगा तो नगर आयुक्त को चीफ गेस्ट की तरह बुलाएंगे उनको। दूसरा, कानपुर देहात में भी बहुत जल्दी 15 के बाद एक कैंप लगने जा रहा है और वैसे निरंतर कैंप यहाँ कानपुर में चल ही रहे हैं। तो बस काम जारी है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में कैसे पूरे विश्व में त्राही मची हुई है, तो उस समय आपने किस तरह से समाज के रोजगारों को, आपने समाज के ज़रूरतमंदों को रोजगार प्रदान किया, किस तरह से? देखिए, मैं उनको इलेक्ट्रॉनिक झालर बनाना सिखा रही हूँ जिससे वो अपना रोज़गार शुरू कर देते हैं। और अभी मैं एग्जीबिशन लगाऊंगी ताकि उनके सामान बने हुए लोग देखें, उसको पसंद करें, विदेशी को बहिष्कार करें और देसी अपनाएं, क्योंकि देसी तो देसी होता है, देसी में बहुत ताकत होती है। विदेशी 4 दिन चल के बंद हो जाएगा, लेकिन देसी जो ना ताउम्र चलेगा। ताउम्र मतलब कि उसका बल्ब फ्यूज़ होता है तो वो बल्ब आप लोग बदल सकते हैं। उसको 4-5 दिवाली तक आप इतने बढ़िया से यूज़ करेंगे, लेकिन लोग जागरूक हों। मैं एक पूरे कानपुर वासी से ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी के सहयोग से हमारा आत्मनिर्भर भारत बनेगा। नहीं तो अकेली एक महिला पूरे भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकती है। मैं पूरे हिंदुस्तान से यही गुजारिश करूंगी कि सभी इस अभियान को आगे बढ़ाएं, जैसे कि मैं काम कर रही हूं, और भी लोग आगे आएं। जो भी इनके अंदर हुनर है उसको जनता के सामने, उसको लोगों के सामने दर्शाएं और देसी चीज़ बनाने का प्रयास जारी करें, क्योंकि अपने देश में बहुत सारी हुनर है, झोपड़पट्टी तक में हुनर है। यहाँ ये नहीं है कि एक बिजनेस बड़े आदमी कर सकते हैं, छोटे तबके के पास भी बहुत ऐसे हुनर होते हैं जो कि बस उनको निखारने की ज़रूरत है, आगे लाने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो यही थी हमारे साथ सपोर्ट फाउंडेशन की अध्यक्ष ज्योति शुक्ला जी, जिन्होंने हमें यह बताया कि कैसे इंसान की बदली एक विचारधारा से वह समाज सेवा के एक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में
हेल्प कर सकता है। इसी के साथ उन्होंने सबको यह प्रेरणा दी कि स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बने। उनके इसी संदेश के साथ उन्होंने कोरोना काल में एक बेहतरीन योद्धा के रूप में अपने यह अहम योगदान दिए और उजागर हुई। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ श्रियम मिश्रा, JMD न्यूज़ कानपुर। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है JMD न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कानपुर शहर के जाने माने ओबेसिटी सर्जन डॉक्टर शिवांशु मिश्रा जी से। सर, ब्रेक पे जाने से पहले जो चीज़ें आपने बताई कि सर्जरी के बाद भी आप उसी फ्रीक्वेंसी में खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, कुछ भी ऐसा परहेज नहीं होता है। तो अगर यूथ की बात की जाए, जैसा कि हम यूथ पे ही बात कर रहे थे, तो आज के टाइम पे अभी हमने देखा अगर 4 महीने के लिए जिम बंद हुए तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। हमारा जो यूथ है बहुत परेशान हो गया कि अब तो हमारा वजन बढ़ जाएगा, हमारा बॉडी कैसे मेंटेन होगा। तो अगर जिम की बात की जाए, सभी जिम जाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं। ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करते हैं। उस पर आपसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे ही बोला कि जिम जाना गलत बात नहीं है। जिम जाएं, जो जिम का एक ईथॉस होता है, जो एक क्रक्स होता है कि आपको जो खाया आपने एक्सरसाइज करके निकाला, हमारा ईथॉस तो वही है, जिम जाना। तो जिम जाना गलत बात नहीं, हम तो रिकमेंड करते हैं, येस एवरीबडी हैज़ टू बी फिट एंड कम से कम पौन घंटा से 1 घंटा, मतलब चाहे जो करो, आप अपनी एज के अनुसार चल सकते हैं तो खूब ऐसा चलिए कि पसीना पसीना हो जाए। जिम करना है, यू शुड स्वेट इट आउट, पसीना है तो आप जिम जाना गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी एस्पेक्ट जो है, जो लोग आजकल बिजनेस हो गया है कि कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं कि जैसे आप ये कुछ दे दिया, मतलब फैट बर्नर दे दिया, वो सब क्रोमियम या पता नहीं क्या क्या आजकल मार्केट में आ गया है, पाउडर हो गया है। देखिए, इन सब चीज़ों का आप बड़ा लुभाते हैं लोगों को कि ये क्या चीज़ है और भैया इससे फैट बढ़ रहा, बड़ा लिख के आ जाएगा कि 100% फैट लॉस। कोई भी चीज़ ऐसी FDA अप्रूव, FDA जो कि ट्रेडमार्क है इंटरनेशनल फेडरेशन फूड डेवलपमेंट एसोसिएशन का, जो कि ट्रेडमार्क है। अगर कोई भी चीज़, देखिए भाइयों बहनों, कोई भी चीज़ अगर आप इवन आप चिप्स खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, अगर उसमें FDA अप्रूव्ड या वो अप्रूव नहीं है तो प्लीज़ मैं बोलता हूँ ना खाएं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा या कुछ भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपको जो एक टारगेटेड होगा कि आपका वजन लॉस हो गया, हाँ हो गया, चलिए 4-6 किलो हो गया, इसके साथ साथ आपका जो फ्री रेडिकल्स और जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स पैदा करते हैं अंदर बॉडी के, जिसके कारण आपको किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, कभी कभार मैंने कई मरीज देखे हैं जिनको खा के इवन सडनली उनकी एक आँख की विजन चली गई, किडनी मतलब गुर्दे फेल हो गए। तो ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा, आपको बताया जाएगा कि बस ये इतना कर लीजिए, वो इतना कर लीजिए। आई एम नॉट अगेंस्ट कि गोइंग टू जिम, जिम इज मेंट फॉर जिमिंग, नॉट फॉर बिजनेस एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स की भाई जो कि अनवांटेड है। हाँ बिल्कुल, अगर जो चीज़ FDA अप्रूव्ड है आप लीजिए। अगर आप देखते हैं जिम कोई भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है जो कि FDA अप्रूव्ड है, आई डू नॉट वांट टू से एनी स्पेसिफिक नेम, बट एनीथिंग, कब कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले देखिए उसमें FDA का अप्रूवल है कि नहीं है, जो कि आपके लिए वाकई में बेनिफिट होगा। कि बस आपका वजन के साथ साथ आपका जो पूरा सिस्टम है, आपका आँख, कान, गुर्दे, लंग्स, किडनी, आपका लिवर, वो खराब ना हो आपका। बिल्कुल। तो सर, मेटाबॉलिक सर्जरी या बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में ये भी लोगों का है कि इसमें जो खर्चा आता है, अब खर्चे पे आती हूँ कि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है जो कि एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। उसको लेके बहुत सारे सवाल होते हैं, भ्रांतियाँ भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इतना ज़्यादा इसमें खर्चा होता है? अगर होता है तो वो किस चीज़ का होता है? क्योंकि लोगों को ये नहीं जानकारी नहीं होती है कि इसमें किस चीज़ में एक्सपेंसेस आते हैं। तो एज एन सर्जन मैं आपसे जानना चाहती हूँ। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रक्स क्वेश्चन सोनम जी, कि जो आपने बताया कि एवरीबडी, बैरिएट्रिक सर्जरी कोई सस्ती सर्जरी नहीं है। देखिए, इसमें जैसे आप पहले 8-10 साल पहले अभी नी ट्रांसप्लांट आया था बेस उत्तर कानपुर में, तो लोग डरते थे भाई क्या चीज़ है भाई। अब तो एवरी ऑर्थोपेडिशियन इज नाउ डूइंग नी ट्रांसप्लांटेशन। तो नी ट्रांसप्लांटेशन हम बोल रहे हैं, वैसे ही जैसे क्या मेन कॉस्ट क्या है? बेसिकली प्रोस्थेसिस, जैसे आपने लगाया
सिमिलरली बेरिएट्रिक सर्जरी में कॉस्ट कहाँ है, लागत कहाँ है, किस चीज़ की? आपकी लागत होती है जो स्टेपलर्स कार्ट्रिजेस से जिससे हम लोग आपका बाईपास करते हैं या स्टमक को हम लोग डिवाइड करते हैं एनाटॉमिकली, इतनी कैलिब्रेट करते हैं, उसका लागत है। हमारे कम से कम 7 से 8 कार्ट्रिजेस जो स्टेपलर्स लगते हैं और ईच कार्ट्रिज का अराउंड कॉस्ट होता है 15 से 20 हज़ार। और साथ में गन जिसकी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गन और जो हार्मोनिक होता है, जो स्विचर्स, इन सब का लागत होते लगभग आपका अराउंड 1.6 टू 1.75 लाख आपका सिर्फ लागत होता है। इसके साथ साथ जो आपकी एनेस्थीसिया की टीम, हम बताएं सिर्फ ये लागत की बता रहा हूँ मैं, कार्ट्रिजेस और स्टेपलर्स इनकी बात। इसके बाद जो होती है एनेस्थीसिया और ऑक्सीजन और आईसीयू स्टे अगर आवश्यक हो तो, और फिर बेड चार्ज, कुल मिला के आपका 2 से 2.5 लाख में हर चीज़ संभवतः पॉसिबल है इन सब में। एंड जो 1.5 टू 1.6 लाख सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ लागत कि हम अगर इसके बगैर हमारा काम चल ही नहीं सकता बेरिएट्रिक सर्जरी में। जी, बेरिएट्रिक सर्जरी के बारे में आपसे बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ आपने बताया, इसको बहुत आसान शब्दों में हमने समझा। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि एज ग्रुप जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं 18 साल की हूँ, 20 साल की हूँ या 22 साल की हूँ और ओबीज हूँ, तो क्या एज ग्रुप होता है सर्जरी के लिए? नॉर्मली लोग जो 60 के ऊपर हैं, जैसे नी ट्रांसप्लांट की जरूरत 60 के ऊपर ही पड़ती है और लोग करवाते हैं, क्योंकि 60 के ऊपर बुढ़ापे में आते आते नी खराब हो चुके होते हैं और लोग करवाते हैं। तो उसमें उनका रिस्क फैक्टर ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि लो हमारा तो घुटना मुड़ेगा नहीं, लेकिन चलो हम चल पाएंगे। तो बेरिएट्रिक सर्जरी के लिए एज ग्रुप क्या रहता है, यह मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बेरिएट्रिक, अब मैं टू कंक्लूड कि क्या इंडिकेशन फिर से होती है, जैसे एज ग्रुप बताया जी, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ ओबेसिटी जी, जो कि एंडोर्स करती है, जो रिकमेंड करती है, वो होती है 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स जी, ठीक है। ये बट इवन जो हम बोले 18 ईयर्स से जो यंगेस्ट, आपको आश्चर्य होगा, यंगेस्ट जो एज ग्रुप था वो 2.5 महीने के बच्चे का भी हुआ है, 2.5 महीने के बच्चे का भी हुआ है, जो कि यंगेस्ट ग्रुप है हम बता। और दूसरी बात, वो बेसिकली जो मोटा 18 टू 65 और इवन जो ओल्ड एज से 20, जिनको बहुत ज़्यादा मॉर्बिड ओबेसिटी है और चल फिर नहीं पा रहे मोटापे, लेकिन जो रिकमेंडेशन है 1865। और जो अब जैसे बताया 30 BMI के ऊपर यदि है, आपका ओवरवेट है और आपका बीमारियां यदि कोई भी जुड़ी है, शुगर खासकर, बीपी हो गया, खर्राटा आपका, तो ये आपका इंडिकेटेड है। और 35 BMI यदि आपका इंडिकेटेड, मतलब वजन है लेकिन कोई बीमारियां हो ना हो, आपका इंडिकेटेड। और खासकर मैं एंड में बोलना चाहता हूँ, ये डायबिटीज़ के लिए एक रामबाण टाइप से है, और इट इज़ लाइक अ कंप्लीट क्योर आई वुड से, जो कि मेटाबॉलिक सर्जरी है। जो मरीज जिनको डायबिटीज़ है और उनका BMI 28 के ऊपर है जी, एंड उनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, तो ये उसके लिए एक वरदान है और एक ऐसी चीज़ है जो कि आप समझ लीजिए कि आप जिसका 8 HbA1c या 9 HbA1c, दैट कैन ब्रिंग डाउन योर HbA1c टू लेस देन 6 अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। मोटे शब्दों में अगर बोले तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्जरी हमारे लिए एक जीवन बीमा है। बिल्कुल, और जीवन बीमा आप समझ लीजिए कि आप जो नेक्स्ट, आप जो भी उम्र है, आप नेक्स्ट जो जीवन आपकी काल जो रेखा बची है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट एनी मेडिकेशंस, विदाउट एनी डिजीज, परफेक्ट, विदाउट कोलेस्ट्रॉल, विदाउट डायबिटीज, एकदम फिट फाट जैसे होना चाहिए आपकी बॉडी हार्ट के अनुसार, वो व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने काफ़ी कुछ डायबिटीज़ के बारे में बताया, और जैसा कि हम भी जानते हैं, अगर कॉमन शब्दों में देखें तो डायबिटीज़ एक घुन की तरह है जो हमारे पूरे शरीर को खोखला कर देता है। तो एक सवाल यहाँ पे आता है कि आखिर डायबिटीज़ होता क्यों है, और सर्जरी के बाद डायबिटीज़ खत्म कैसे हो जाता है? देखिए, डायबिटीज़ भी मोटे शब्दों में जो मधुमेह होता है दो प्रकार का होता है। एक टाइप 1 होता है डायबिटीज, और एक होता है टाइप 2 जो कि अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं, टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, आपकी इंसुलिन ही पैदा नहीं हो रहा है आपके अंदर, मतलब पैदा ही नहीं हो रहा है इंसुलिन, जो कि आपका शुगर कंट्रोल कर रहा है जी। हम बेरिएट्रिक सर्जरी टाइप 1 डायबिटीज में नहीं करते, टाइप 1 में नहीं करते जी। अधिकतर जनता जो कि 85 to 90% है वो टाइप 2 ही है। अधिकतर जो जनता अगर है तो टाइप 2 डायबिटीज जो कि विद एज आता है, टाइप 1 बहुत कम होते हैं। टाइप 2 जिनको अधिकतर, उनमें क्या होता है, जो इंसुलिन पैदा हो रहा है लेकिन किसी कारणवश, जैसे इंसुलिन ये है, वो इंसुलिन आपके सेल्स में, जो कि आपका पैनक्रियास से जो कि सेल्स है जहाँ की आपको शुगर कम करना चाहिए, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। आपका पैदा हो रहा है लेकिन पहुँच नहीं पा रहा है, जो कि पहुँचना चाहिए पहुँच नहीं पा रहा है। क्यों? बिकॉज आपकी जो एडिपोसिटी है, विसरल फैट जो कि अंदर पेट जमा है, फैट पैनक्रियास के ऊपर, सेल्स के ऊपर, वो आपका रोक लगा रहा है। तो ये एक रीजन है कि आपका डायबिटीज, इंसुलिन पैदा हो रहा है लेकिन आपका
इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये रीजन है क्यों होता है। और अब बताएंगे मेटाबॉलिक सर्जरी किस एंगल से आपकी डायबिटीज क्योर कर सकती है या बढ़िया से इंप्रूव कर सकती है। मैं बताता हूँ रीजंस आपके। डायबिटीज इज, जब आपका वजन कम होगा, आपका फैट जब पिघलेगा, तो एक जो सेंसिटिविटी होती है, जो आपकी जो इंसुलिन आपका यहाँ पे एक परत जमी है, तो वो आपकी खत्म करेगी, वहां जाके आपके सेल्स रिसेप्टर्स में जाके आपको इंसुलिन जा सकती है। तो जैसा आपको शुगर बढ़ा हुआ है 180 190 है, वो आपका विदिन 3 डेज, आपने वो दीजिए हफ्ता, 3 दिन के अंदर आपका 100 110 तक लेवल तक आ जाएगा, बिकॉज आपका फैट इतनी जल्दी आपका लॉस होता है। और दूसरी बात, देर आर हाइपोथेसिस, देर आर थ्योरी, जैसे कि फोरगट हाइपोथेसिस, हाइनगट हाइपोथेसिस, जो कि कोई भी चीज का साइंटिफिक रीजन होता है जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो कि आपके हार्मोन्स होते हैं, जो कि आपका पेट से आता है, यहाँ पैनक्रियास यदि है तो पैनक्रिया या पेट से आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे GLP-1, GIP, ये जब आपकी बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद कम से कम 30 से 50 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन जो बोलते हैं, आपका गट, आपका पेट से आपको पैनक्रियास में सिग्नलिंग देते हैं कि आप इंसुलिन और पैदा करिए और हम आपका कहते हैं सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे आपकी। तो GLP-1 और GIP बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वाई आपका विद टाइम आपकी जो डायबिटीज़ है आपकी बहुत ग्रेजुअल वे में आपका इट विल ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाती है। और साथ साथ इवन जो हाइपरटेंशन है, जो आपके जो किडनी में रीनल एंजियोटेंसिन पाथवे होता है, जिसके कारण आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड का जो कंस्ट्रिक्शन वेसल्स का होता है, जिसमें हाइपरटेंशन होता है, तो जैसे जैसे आपका फैट पिघलेगा तो ये RAS सिस्टम वो नॉर्मल होगा और आपका हाइपरटेंशन भी कम होगा आपका। और रही बात ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये भी मैं दर्शाना था, जो खर्राटे मारते हैं, जो खर्राटे मार रहे हैं, क्यों मारते हैं, जैसे कि आपका जो फेरिंग्स में, एयरवेज में आपका फैट जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और आपकी जो डायफ्राम है, आपका जो जितनी ब्रीदिंग की क्षमता होती है, जो सांस फेफड़ों लेने की क्षमता आगे पीछे, वो बहुत कम हो जाती है। तो विद दिस 100% क्योर ऑफ, अब बोल रहे हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जो मशीन के साथ आए, तो CPAP BiPAP मशीन के साथ आते हैं, बीवियाँ बोलती हैं, हस्बैंड बोलते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब हमारी बीवी बड़ी खराटा मारती है, वो बोलते हैं कि वो खराटा मारते हैं, और एक स्टेज में आ जाते हैं कि वो लोग मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन मशीन्स। और हम एक चीज बता दें, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट अटैक ऑल्सो। आप लोग देखते होंगे कितने यंग लोगों को हार्ट अटैक, भैया कल तक ठीक था और एकदम से इनको चल गए। तो ये खराटा, ये जो कि बहुत डेडली चीज है एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, ये आपका विद लॉस ऑफ वेट ये भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। सर बस एक सवाल और, कि कानपुर में ही बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, मैं नाम तो खैर नहीं जानती, लेकिन ऐसा सुना है कि वो लोग भी सर्जरी करते हैं। लेकिन आप उनके बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि यू आर द ओनली सर्टिफाइड बैरिएट्रिक सर्जन नॉट ओनली इन कानपुर और लखनऊ, इन UP, MP, झारखंड, बिहार एंड JNK। इज इट ट्रू सर? इट इज वेरी ट्रू। एंड देखिए, आई एम दी ओनली सर्टिफाइड, अगर बोले तो सर्टिफाइड क्या होता है, सर्टिफाइड कोर्स तब आपको मिलता है जब सर्टिफाइड जो एक स्टैम्प तब लगता है जब आपने एक मात्रा में सर्जरीज कर रखी हैं, और फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, वो जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुद हो। मैं उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हूँ जिसने कम से कम 1000 के ऊपर सर्जरीज मैंने कर रखी हैं। एंड इवन जो रेफर्ड केस जो होते हैं बाहर लोगों के, जो बेरिएट्रिक जो होते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, आई हैव डन दैट। वो सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा नहीं कोई नॉर्मल सोसाइटी से या कुछ, इट इज एंडोर्स्ड, और सर्टिफिकेशन मिलता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ ओबेसिटी, उसी के द्वारा प्रमाणित होते हैं। अभी आज के समय में टोटल इंडिया में 10 से 12 सिर्फ सर्टिफाइड सर्जन्स हैं पूरे, और उत्तर प्रदेश में, हाँ मैं कह सकता हूँ मेरे अलावा कोई नहीं है। तो एक बोलता दिल्ली में है 2-3, कर्नाटका में है, फिर तमिलनाडु में 1-2 हैं। यस, सर्टिफिकेशन एंड सर्टिफाइड बैरिएट्रिक सर्जन, आई एम द ओनली वन। सो थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ जाना बैरिएट्रिक के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर हुई जो आम लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आते हैं। तो एक बार GMD न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमने जाना ओबेसिटी के बारे में, मेटाबॉलिक सर्जरी के बारे में, कानपुर शहर के जाने माने ओबेसिटी सर्जन डॉक्टर शिवांशु मिश्रा जी से। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात किसी एक ऐसे ही विशेषज्ञ के साथ, जिसमें हम करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा। तो सोनम को दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए GMD न्यूज़।
मेहमान नवाजी का शाही अंदाज।